नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। और कल के उथल पुथल भरे सेशन के बाद आज थोड़े से संकेत नरम है विदेशी बाजारों से, क्योंकि ऊपर नीचे होने के बाद फाइनली अमेरिका के बाजार बढ़कर बंद हुए हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी 32 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। तो क्या कल की कमजोरी के बाद आज भारतीय बाजार में रिकवरी बनेगी? किन स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन? इस सब पर हम करेंगे फोकस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को। ट्रिगर्स अमेरिका से तो अच्छे मिल रहे हैं, शुरुआत संदीप से कर लेते हैं। पहले संदीप बताइए, ओवरऑल संकेत कैसे दिख रहे हैं आज? ठीक ही लग रहे हैं, इनफैक्ट अच्छे कहने चाहिए। जैसे आपने कहा यूएस के मार्केट्स पॉजिटिव बंद हुए थे, तो एसजीएक्स निफ्टी की जो शुरुआत हुई है वो पॉजिटिव टोन के साथ हुई है। 10,865 के आसपास के लेवल्स हैं। हालांकि एशियाई बाजार मिले जुले हैं, लेकिन जहां पे एशियन मार्केट में गिरावट भी है दीपाली, वहां पे कोई बहुत बड़े कट्स नहीं देखने को मिले। और ज़्यादातर मार्केट्स अगर आप देखें तो पॉजिटिव टोन के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कल अमेरिकी बाजार अगर आप देखें 0.5% तक चढ़ के बंद हुए हैं। डाउ में अगर आप देखें तो 171 अंक का उछाल था। एक समय 250 पॉइंट से ज़्यादा के गेंस भी थे। पूरा जो फोकस था वो Q4 के नतीजों के ऊपर था, जिसमें IBM, PNG, यूनाइटेड टेक, ये कुछ ऐसी कंपनी जिनके नंबर्स अनुमान से बेटर आए थे। और यहाँ पे जो रिएक्शन थे वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले और इससे अमेरिकी बाजारों को कल सहारा देखने को मिला। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे 1/4 से 1% तक की गिरावट थी। खासतौर पे यूके में जो एक बैंक है मेट्रो बैंक, उन्होंने एक चेतावनी जारी करी Q4 की ग्रोथ को लेकर। उसके बाद शेयर 40% तक लुढ़का। यही कारण था कि फुटसी जरूर 1% तक गिर के बंद हो, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स भी ज़्यादा बड़ी गिरावट के साथ नहीं क्लोज हुए। और ब्रेंट क्रूड भी देखें तो आधे % के आसपास ही गिरावट वहां देखने को मिल रही है। यूएस में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और एक खबर और है जिसका इंपैक्ट आना भी बाकी है। वेनेजुएला ने यूएस के साथ अपने जो संबंध है वो तोड़ दिए हैं। जितने भी यूएस के अधिकारी वहां पे हैं उनको 3 दिन का समय दिया गया, 72 घंटे का समय दिया गया देश खाली करने के लिए। तो उस लिहाज से देखा जाए क्रूड कैसे रिएक्ट करता है। कल की जो क्लोजिंग थी वो तो आधे % के आसपास ही कमजोरी के साथ ही थी, तो क्रूड भी पॉजिटिव ही कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है। तो नेट देखा जाए कुछ, अगर आप एशियन मार्केट को छोड़ दें और यूरोपियन मार्केट में जो हल्की गिरावट हुई है उसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो संकेत मिले जुले हैं ओवरऑल आज की ओपनिंग से पहले। अब देख लीजिए कि कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIs के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर करेंगे फोकस। कैश मार्केट में FIs की ओर से 825 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं DIs ने कैश मार्केट में लगभग 600 करोड़ की बाइंग की है। F&O में FIs ने 1541 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस के आंकड़े भी देखिए। इंडेक्स फ्यूचर्स FIs ने बेचे हैं 315 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस उन्होंने 800 करोड़ के बेचे और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 167 करोड़ की बिकवाली की है। यानी नेट स्टॉक्स में FIs की ओर से जो मूड है वो बिकवाली का रहा है। लेकिन अब कौन से लेवल्स पर आपको फोकस करना है और स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, इस पर बातचीत करते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। संकेत तो मिले जुले हैं आज की ओपनिंग से पहले और कल बाजार थोड़े से नीचे भी बंद हुए थे। ऐसे में आज शुरुआत कैसी देख रहे हैं और लेवल्स अब इंपॉर्टेंट कौन से होंगे? शुरुआत तो बेहतर होनी चाहिए। वैसे अमेरिका में उतार चढ़ाव के बाद फाइनली क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं हुई जितना दिन के दौरान गिरावट आई थी, तो निचले स्तरों से रिकवर होकर अच्छे बंद हुए हैं। दूसरा ये कि कल रुपया भी थोड़ा सा मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखाए, तो वो फैक्टर भी ठीक है। कच्चा तेल भी स्टेबल है, तो संकेत कल से के मुकाबले में आज थोड़े बेहतर तो है। हालांकि कल बाजार में करेक्शन अच्छा दिखा, थोड़ी पोजीशन जो हल्की होनी चाहिए वो हो भी गई। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसलिए आज से थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि रिकवरी का चांस तो बनता है, लेकिन रिकवरी बहुत टिकाऊ होगी और ऊपरी स्तरों पर बहुत तेज दौड़ लगा पाएंगे इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि 10,900 10,925 ऊपरी लेवल पर वो रेंज है जहां पर जाकर बाजार थोड़े से रुकते हुए अटकते हुए नजर आएंगे। तो अब 10,925 को पार करने के बाद ही फिर से मजबूती और ताकत दिखेगी। ये तो ऊपर की रेंज होगी। नीचे की तरफ 10,800 पहले निर्णायक लेवल मानकर चलिए, और 10,800 के नीचे जाकर अगर बाजार ट्रेड करने लगते तो फिर 25 से 50 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है। 10,750 तक नीचे का लेवल होगा। ऐसा लग रहा है 10,750 10,800 के बीच में बाजार सपोर्ट लेना चाहिए, और ऐसे में बहुत ज्यादा कमजोरी की आशंका भी इस वक्त नजर नहीं आ रही। तो निचले स्तरों पर आपको थोड़ी खरीदारी भी आती हुई दिखेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, छोटी ट्रेडिंग रेंज देना चाहता हूँ 27,150 से लेके 27,400 की। अगर इस रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकले तो फिर 100-150 पॉइंट का एक एडिशनल मूव आप बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। बाकी निफ्टी में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद है। शायद 101 पॉइंट की रेंज में, 75-100 पॉइंट की रेंज में बाजार दिन भर आज ट्रेडिंग करके वक्त निकाल दे। ठीक है, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां पर ध्यान दें? मुझे लगता है रिजल्ट्स पर फोकस करना चाहिए। एक्चुअली पूरा एक्शन जो बाजार का है वो रिजल्ट्स पर ही फोकस है। तो मिड कैप काउंटर्स जहाँ पर रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा एक्शन है, पूरा एक्शन वहीं पर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। कोई खास सेक्टर बड़ा तेजी वाला या बड़ी गिरावट वाला दिखा दे उसकी संभावना कम है।
मेटल शेयरों में कल जो खरीदारी हुई थोड़ी सी और आगे बढ़ सकती है, हल्की फुल्की खरीदारी वहां पर हो सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स पर करना है फोकस, और रिजल्ट्स का पूरा एक्शन सबसे पहले हर रोज आप देखते हैं जी बिजनेस पर, तो दिन भर भी आज रिजल्ट्स और रिजल्ट्स से पहले की स्ट्रैटेजी और रिजल्ट्स आने के बाद की स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी। लेकिन अभी के लिए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आपको लेवल्स बताए गए हैं। बैंक निफ्टी क्योंकि आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है तो आज वॉलेटाइल हो सकता है। रजत हमारे साथ मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि आज एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, पोल क्या इंडिकेट कर रहा है, बताइए रजत। बिल्कुल ये रिवाइज पोल है और अब जो जानकार मान रहे हैं कल की गिरावट के बाद वो कह रहे हैं निचले से खरीदारी जो वो इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल सकती है और उसमें निफ्टी बैंक का जो एक्सपायरी लेवल है वो 27,400 27,500 पकड़ के चले आप। 45% जानकार मान रहे हैं 27,400 27,500 के बीच एक्सपायरी करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा 27,300 27,400 की प्रोबेबिलिटी भी 30% जानकार मान रहे हैं कि है, और 27,200 और 27,300 यानी कि जहां पर क्लोजिंग हुई है कल स्पॉट लेवल की वहां पर 20% उस रेंज पे एक्सपायरी करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 27,700 और 27,500 के लेवल पे कल बहुत ज्यादा राइटिंग देखने को मिली है कॉल्स में। इनफैक्ट 27,500 के लेवल को क्रॉस करना मार्केट के लिए एक बहुत चुनौती होगी कि वहां पर 10 लाख शेयर्स जो हैं इस समय सिस्टम में खड़े हैं, तो हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के संकेत हैं, लेकिन फिर भी अभी तक के डेटा के हिसाब से 27,400 27,500 की रेंज आ रही है। ठीक है, तो ये आपने पोल देखा और 43% ब्रोकर्स ये मार रहे हैं 27,400 से 27,500 के बीच में एक्सपायरी होने की संभावना है। तो ये तो इंडेक्स पर बातचीत हुई, लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स भी पूछ लेते हैं रजत से। बताइए रजत, आज कौन कौन से स्टॉक्स रहेंगे रिजल्ट्स या पर खबरों के हिसाब से फोकस में? बिल्कुल रिजल्ट्स बहुत आए हैं, लेकिन जो मेजर रिजल्ट्स मैं बता दूं, पहले तो जो आने वाले हैं उसमें है येस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट, इनको क्लोजली ट्रैक करा जा रहा है निफ्टी पे। इसके अलावा वायदा सेगमेंट में जो आने वाले हैं उसमें है बायोकॉन और कोलगेट, यहां पर नजर होगी। पीवीआर, पीएनबी हाउसिंग और रिलायंस पावर भी आज के सत्र में रिजल्ट्स पेश करेंगे, तो इन स्टॉक्स पे रिएक्शन रिजल्ट्स का आता हुआ नजर आएगा। जो कैश सेगमेंट में रिजल्ट्स है उसमें जी मीडिया और साथ साथ एम्फोसिस, एनआईटी लिमिटेड और ज्योति लैब्स, इनके रिजल्ट्स हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा फाइजर, इकरा, स्टरलाइट टेक जैसी जो कंपनी होंगी वो भी आज के सत्र में रिजल्ट्स पेश करेंगे। तो सूची बहुत लंबी है, आज रिजल्ट स्पेसिफिक डे है और बहुत सारे जो कंपनियां वो रिजल्ट्स पेश करने जा रही हैं। जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें सबसे पहले पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। यहां पर मुनाफा जो 240 करोड़ से घटकर 220 करोड़ का आया है, कमजोर फिगर है। इसके अलावा आय जो है वहां पर इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे कमजोर हैं। एबिटा 372 करोड़ से घटकर 338 करोड़ है और मार्जिन के 24% से घटकर 18% आए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे भी थोड़ा मिस कर गए हैं। मुनाफे के फिगर हालांकि 134 करोड़ से बढ़कर 192 करोड़ आई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नतीजे नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्जिन इनके 3.8% से बढ़कर महज 4.5% के मार्जिन इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। आय में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन फिर भी हमारा अनुमान इससे कहीं बेहतर था। साथ साथ रिलायंस कम्युनिकेशन, मुनाफा 1,141 करोड़ से घटकर 238 करोड़ का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। रिलायंस कम्युनिकेशन 238 करोड़ का घाटा है और आय 977 करोड़ से बढ़कर 1,070 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई। भारतीय इंफ्राटेल इन लाइन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो मुनाफा जो है 585 करोड़ से बढ़कर 648 करोड़ और कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो आय है वो 1,696 करोड़ से बढ़कर 1,733 करोड़। इसके अलावा उज्जीवन के नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं। मुनाफा 29 करोड़ से बढ़कर सीधा पहुंच गया 45 करोड़, सालाना आधार पर अच्छी फिगर है। और एनआई में भी 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, फिगर रिपोर्ट हुई है 255 करोड़ की। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें हम आज क्लोजली ट्रैक करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स को, जिसमें 27 जनवरी को है बोर्ड बैठक और उसमें बायबैक पे एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके अलावा जेट एयरवेज फिर से सुर्खियों में आया है। वहां पर एतिहाद को सेबी से ओपन ऑफर लाने के लिए कोई भी राहत नहीं मिली है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और साथ साथ नरेश गोयल अपना हिस्सा 25% तक लाना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपए प्रति शेयर के दाम पर ही वो अपनी हिस्सेदारी जो है उसको रिड्यूस करेंगे। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है, इस पर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट की नहीं आई है। आईडीबीआई बैंक, एलआईसी के पूंजी निवेश के बाद मूडीज ने इनके कई इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग बढ़ाई है और मेजर जो है लोकल और फॉरेन करेंसी जो रेटिंग है, फॉरेन करेंसी रेटिंग, उसको B1 से बढ़ाकर BA2 कर दिया गया है। और एमईपी इंफ्रा, इनके हाथ एक ऑर्डर लग गया, NHAI से इन्होंने करार किया महाराष्ट्र में 568 करोड़ के ऑर्डर के लिए इन्होंने करार किया है। और एक है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, जिसमें भारत डायनामिक्स से इनको 13 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। ठीक है, तो ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं आज के सेशन में, और रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स भी हैं। लेकिन आज जिन कंपनियों के नतीजे आने हैं उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, येस बैंक तो दिग्गजों में है, और मिड कैप्स में भी ढेर सारी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स आज घोषित होंगे। लेकिन अल्ट्राटेक और येस बैंक पर ही फोकस कर लेते हैं। कुशल हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे पूछ लेते हैं कि इन दोनों ही नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो बताइए जरा कुशल, क्या क्या उम्मीदें हैं दोनों ही कंपनियों के नतीजों से?
जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्ट्राटेक की। तो इसके नतीजे अच्छे रहने के अनुमान है। स्टैंड अलोन नंबर्स हैं YOY बेसिस पे। अगर हम आई फ्रंट पे बात करें तो करीब 15% बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि रियलाइजेशंस और वॉल्यूम जो है उसके बढ़ने से जो आय में मजबूती आएगी, उसकी वजह से इसकी आय काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती है। रियलाइजेशन में करीब 4% की बढ़त का अनुमान संभव है। और साथ साथ अगर हम वॉल्यूम फ्रंट पर बात करें तो JP एसोसिएट्स से जिन्होंने सीमेंट डिवीजन लिया था उसमें कामकाज सुधरा है। और साथ साथ जो MP में जो नया प्लांट शुरू हुआ है उसकी वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ साथ अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफा जो है वो करीब एडजस्टेड मुनाफा जो है वो करीब 73% बढ़ने की उम्मीद है। साथ साथ अगर स्टैंड अलोन मुनाफे की अगर हम बात करें तो वो करीब 31% बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम एबिटा फ्रंट पर बात करें तो वो भी काफ़ी सुधर सकता है, क्योंकि पेटकोक की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट देखी गई है। और साथ साथ जो माल ढुलाई है उसकी वजह से भी एबिटा को जो है वो सहारा मिलेगा। तो ओवरऑल जो नंबर्स है अल्ट्राटेक के वो अच्छे रह सकते हैं। अगर हम दूसरा जो येस बैंक की बात करें, जो दूसरी बड़ी दिग्गज कंपनी का नतीजा जिसका आने वाला है, तो उसमें NII फ्रंट पर अगर हम देखें तो करीब 33% की बढ़त आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में देखी जा सकती है। और साथ साथ अगर हम मुनाफे की बात करें तो उसमें हाई प्रोविजनिंग का फैक्टर इन अगर हम करेंगे तो ओवरऑल जो मुनाफा है वो थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। करीब 4% की बढ़त इसमें देखी जा सकती है। GNPA ओवरऑल जो है वो थोड़े से कम हो सकते हैं, 1.6% से घटकर 1.5% हो सकते हैं। और NNPA जो है वो 0.8% से घटकर 0.7% हो सकते हैं। तो एसेट क्वालिटी का जो डाइवर्जेंस है उस पर फोकस रहेगा, वो हमें देखना होगा। और साथ साथ जो नए NPA हो सकता है क्रिएट हो IL&FS के एक्सपोजर की वजह से, तो उस पर ये दो चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस रखना होगा। तो येस बैंक के नतीजे इस हिसाब से रहेंगे। आप देख रहे हैं फार ब्रेकफास्ट और अब बात करते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। LKP सिक्योरिटीज के रोहित सिंह से हमने बातचीत की, उनका निफ्टी पर ट्रेड पर सलाह क्या है, साथ ही स्टॉक्स उन्होंने कौन से रेकमेंड किए हैं वो आप नोट कर लीजिए। निफ्टी पर उनका व्यू है बिकवाली का 10,780 के स्तर वो देख रहे हैं नीचे, और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 10,930 का रखना है। ध्यान दीजिए कि जो बिकवाली की कॉल है ये आपको इनिशिएट करनी है 10,850 के आसपास। तो ये स्ट्रैटेजी निफ्टी पर भी है। जो स्टॉक्स जो वो रिकमेंड कर रहे हैं आज के सेशन के लिए वो भी आपको बता देते हैं। निफ्टी के अलावा जो स्ट्रैटेजी उनकी ओर से आई है, स्टॉक्स उनकी ओर से एक पहला तो है सीएट का, यहाँ पर वो बिकवाली की राय दे रहे हैं। 1240 का स्टॉप लॉस रखना है, लक्ष्य आपको 1200 का मेंटेन करना होगा। और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर्स बाय आपको करके चलना है, अगेन स्टॉप लॉस आपका 161 का रहेगा, लक्ष्य आपको 170 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। तो ये खरीदारी की कॉल्स, वो बिकवाली की कॉल्स आ रही हैं और रोहित की ओर से। इसके अलावा अलग अलग हाउसेस की ओर से भी कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। IDBI कैपिटल इन्होंने चुना है इन्फोसिस को, ये मानते हैं कि 732 के स्तर पर आप खरीदिए 727 के स्टॉप लॉस के साथ, और लक्ष्य आपका 742 का रहेगा। कोलगेट पामोलिव, यानी कोलगेट के रिजल्ट्स भी आने हैं और रिजल्ट से पहले ही IDBI कैपिटल मानता है आप खरीद के चलिए। 1307 के लेवल पर खरीदना है, 1290 का स्टॉप लॉस रखना है, लक्ष्य 1350 का रहेगा। तो ये दो कॉल्स है IDBI कैपिटल की ओर से। लेकिन अब कमोडिटी बाजार की ओर रुख कर लेते हैं। एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता से हमने बातचीत की और उन्होंने जो स्ट्रैटेजी हमें बताई है आपको बता देते हैं। गोल्ड पर उनकी ओर से व्यू आया है आज के सेशन में और वो मानते हैं कि गोल्ड आपको खरीदना है 32,050 के लेवल्स पर, 32,350 का टारगेट रहेगा, 31,900 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। साथ ही क्रूड पर उनकी ओर से बिकवाली की कॉल आ रही है, 3700 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस 3860 का आपको मेंटेन करना होगा। तो ये स्ट्रैटेजी है उनकी ओर से क्रूड पर भी। रुपए पर भी उनका व्यू है, वो मान रहे हैं कि रुपए में थोड़ी रिकवरी जो कल बनी थी वो आज फिर से दिख सकती है। अगर थोड़ा भी आपको कमजोर मिले तो वहां पर स्ट्रैटेजी आपको बनानी है 71.20 के टारगेट के लिए, 71.70 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये रुपए पर स्ट्रैटेजी हुई। लेकिन अब ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स बताने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद है और देवांशी के पास चलते हैं सीधे। बताइए देवांशी, कौन कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, आज सबसे पहले शुरुआत ITC से करते हैं, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए थे ITC के काफ़ी मजबूत हैं वॉल्यूम्स, और उसके बाद जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं काफ़ी ओवरवेट है इसको लेके। सबसे पहले यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है और ये जो टारगेट प्राइस दे रहे हैं वो 320 तक का सुझा रहे हैं। क्रेडिट स्विस यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है और जो टारगेट्स दे रहे हैं वो 360 तक के हैं। वहीं पे JP मॉर्गन और जेफरीज भी मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं यहाँ थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है, और साथ ही 345 और जेफरीज यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखते हुए 360 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। तो इन ऑल जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइजेस भी 350 के लेवल्स के ऊपर सुझाए हैं। इसके अलावा आज इंटरग्लोब एविएशन पर फोकस रहेगा। यहाँ पे भी जिस तरह से नतीजे हैं उसके बाद क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो दे रहे हैं वो 1070
75 तक के दे रहे हैं। और जेपी मॉर्गन यहाँ पे जो टारगेट्स इंटरग्लोब एविएशन पर हैं वो काफ़ी कम है, 940 तक के जो लक्ष्य हैं वो सुझा रहे हैं, और यहाँ पे वो कोई भी अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ा नहीं रहे हैं जिस तरह से नतीजे हैं। और आखिर में टाटा मोटर्स पर फोकस रहेगा। CLSA की तरफ से बिकवाली की राय है, और जिस तरह से लक्ष्य वो सुझा रहे 150 तक का है। ये मान के चल रहे हैं कि टाटा के जो ओवरऑल टाटा मोटर्स का जो भारतीय कारोबार है वो पीक आउट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ब्रेक्जिट की जो डील है वो नहीं हुई है, इसके चलते और भी अनिश्चितता अभी भी जारी है। तो टाटा मोटर्स पर बिकवाली की राय और 150 तक की टारगेट सुझा रहे हैं। शुक्रिया देवांशी रिपोर्ट्स बताने के लिए। और टाटा मोटर्स पर तो CLSA काफी लंबे समय से बेयरिश है, 150 के प्रीवियस टारगेट से जिसमें बदलाव नहीं किया है, अभी भी सेल रेटिंग मेंटेन रखी है 150 के टारगेट के साथ। लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक करेंगे दावोस हाइलाइट्स को, और आपको बता दें दावोस में पहुंचने वाला जी बिजनेस पहला हिंदी चैनल है जो जाकर वहां पर पूरी कवरेज कर रहा है, और लगातार वहां की हाइलाइट्स हम आपको बताए रहे हैं जिन जिन कॉर्पोरेट से हमारी बातचीत हो रही है। और इसी कड़ी में दावोस में स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत के एविएशन सेक्टर की चुनौतियों पर बातचीत की, साथ ही सरकार से भी कई डिमांड रखी। एविएशन सेक्टर में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो यही है कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से compete करना है तो हमारा जो एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कंपैरिजन में होना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन के बाद जो खर्चे हमारे बढ़े हैं, एयरपोर्ट कॉस्ट हमारी बढ़ी है, वो एविएशन सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इस पे गौर किया जाए। जिस प्रकार से तेल के दाम फिर बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि एक्साइज ड्यूटी को फिर से एक बार कम करके कम से कम 8% करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ATF को GST के दायरे में लाना चाहिए। हाँ। मैं एक सवाल पूछती हूँ सेक्टर से रिलेटेड। एंड अभी हमें पता है कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स चल रहे हैं सेक्टर के लिए, एयरलाइन कंपनीज का बहुत बुरा हाल है। आपका क्या व्यू है अब सेक्टर के आउटलुक को लेकर? देखिए, कठिनाई तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एयरलाइंस भी अपने हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं है इस समय। आप देखें तो जैसे स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस हैं, इंडिगो जैसी एयरलाइंस हैं, नए टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर रही हैं। दूसरी ओर हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और अब कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम लोग प्रॉफिटेबल रह सकें। जहाँ तक कुछ लेगेसी एयरलाइंस का सवाल है, उनकी इकोनॉमिक्स हमसे फ़र्क है और उनको ज़्यादा कठिनाई हो रही है। लेकिन आने वाले समय में हम यही चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो ये आपने एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी अजय सिंह के साथ, और दिन भर जो भी और कॉर्पोरेट से हमारी बातचीत हुई है दावोस में वो आपके सामने रखेंगे। तो दावोस हाइलाइट्स दिन भर जी बिजनेस पर होंगे रिफ्लेक्ट।